when we talk about hyperactivity, it's not just a word you can just throw around, and it's injustice to children. कि कोई बच्चा क्योंकि एक जगह बैठ नहीं रहा है और एक बच्चा आपका बैठ रहा है तो आप कंपेयर करो और बोलो इसको तो ADHD है, and इस बच्चे this is a good child like you said. Other hyperactivity is different, attention deficit is different, ADHD is different, ODD is different. But अगर आप ये labels की बात करोगे तो as a psychologist and as an educationist I do not believe in labels. And सबसे बड़ी बात ये है कि ADHD is not attention deficit. The name is misleading. ADHD is the child not being able to distribute attention. So you'll see a lot of ADHD kids जो 5 मिनट या 4 मिनट अपना बैग तो सेट नहीं कर पा रहे हैं, but 8 hours वो एक लेगो पे लगा सकते हैं. The environment triggers stress response. That stress response mostly makes the child ADHD. When we talk about a child, उसका नर्वस सिस्टम इतना ट्रिगर एंड अनसेफ फील करता है, उसका ब्रेन में इतना कुछ होता है. आप उनके एज के लेंस से उनको देखो, दैट चेंजेस द होल डायनामिक. सोनालिका, अब डायग्नोज कैसे करें कि क्या क्या सिम्टम्स हैं और कब प्रोफेशनल हेल्प चाहिए rather than जस्ट रेगुलेटिंग आवरसेल्फ और खुद में चेंजेस करने के अलावा. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी. मैं हूं आपकी होस्ट सोनालिका और आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो माइंड और एजुकेशन के बीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग ब्रिज डेवलप करते हैं. शी इज़ अ लाइसेंस्ड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड अ कैम्ब्रिज ट्रेंड एजुकेशनिस्ट जिनके पास मोर देन 15 ईयर का एक्सपीरियंस है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर. शी हैज़ वर्कड विद द बेस्ट स्कूल्स ऑफ उत्तराखंड और सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही नहीं, वो एक करिकुलम डिज़ाइनर और इंटरनेशनल टीचर ट्रेनर हैं. लेट्स टुगेदर वेलकम गुरविंदर कौर सूरी ऑन द शो. Gurvinder, welcome to the show. Thank you so much, Sonalika. I think that was quite a long introduction. But thank you for having me. I had to filter it out. मुझे filter करना पड़ा. The profile was too big. First of all, thank you for having me here. It is indeed a delight, and when I say delight, I'm really excited to have this conversation with you because I know कितना lack of awareness है out there, and कितना parents struggle कर रहे हैं, कितना children are struggling, कितना adolescents struggle कर रहे हैं, and in the process किसी को ये नहीं पता क्या करना है. I want to thank everyone in advance to take out the time to pause, which is very difficult in today's world, to listen to me and to think that whatever I'll say, maybe a part of that you'll be able to relate to and you'll be able to reflect and probably take away something that helps you in your life in some way. So thank you. It will be, I'm sure. In fact, कोई पेरेंट है, कोई अभी न्यूली पेरेंट बना है, कोई टीनेजर का पेरेंट है और कोई टीनेजर भी है, then this show will somehow guide you. बहुत छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा बेटर मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बनने में. And I do want to give a disclaimer here that I'll not just be giving tips and ये problem है इसको fix करें, because every child is different, every parent is different, हर family dynamic different है, हर एक की needs different हैं, हर एक की priorities different हैं. तो आप यहाँ पर एक podcast में सबके लिए solutions नहीं दे सकते हो, and ये बहुत general approach है. Yes, but what I will try to do is कि हर aspect में जो भी आपको लगता है आपका audience सुनना चाहेंगे, I will certainly try कि मैं कुछ उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए दूँ एंड उनको एटलीस्ट एक लेवल ऑफ अवेयरनेस दूँ ताकि वो ये डिसाइड कर पाएँ कि उन्हें क्या करना है, एंड सिर्फ लाइफ रोबोटिकली ना चले बट दे आर एबल टू चूज़ एंड दे डोंट फील लाइक दे आर सफरिंग एंड दे आर हेल्पलेस, बिकॉज वंस यू आर अवेयर देन दैट फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस गोज़. चाहे आपको ये पता है कि हाँ मेरा बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, या आपको ये पता है कि हाँ मेरे में क्या प्रॉब्लम है, या आपको ये पता है कि अब एक प्रॉब्लम है और मुझे प्रोफेशनल हेल्प सीख करना है, इसके लिए यू नीड अवेयरनेस, यू डोंट नीड सॉल्यूशंस. सो आई रियली होप दैट दिस कॉन्वर्सेशन गेट्स अस दैट. ये एक बारी मुझे तुम्हारी बहुत लाइट सी सेइंग थी, तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा, विच ट्रिगर्ड मी कि किसी इंसान में प्रॉब्लम नहीं होती,
वो अपने न्यूरोबायोलॉजिकल और साइकोलॉजी जो पुरानी हिस्ट्री है उस पे रिएक्ट करता है। एब्सोल्युटली, मेरे को याद भी नहीं है, बट या दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो वो मुझे इतना ट्रिगर करा था ना, एंड द वे यू वर सेइंग, डायग्नोसिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता चल जाए वेयर यू आर लैकिंग, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ गलत कर रहे हैं, तो हाफ ऑफ द बैटल यू विन। एंड मोर देन दैट, now that we are talking about diagnosis, I feel like there's a lot of misdiagnosis. That's a problem. Diagnosis is not a problem. Everybody thinks हम diagnose कर लेंगे, चाहे Instagram reel देख के, चाहे pop psychology, चाहे somebody pops up and says क्या आप भी अपनी चाबी खोते हो? मैंने आज अपनी चाबी खो दी, मैंने अपने spectacles वहाँ रख दिए। And हर छोटे से छोटे symptom को, हर छोटे से छोटी everyday life human things को हम pathologize कर रहे हैं, medicalize कर रहे हैं, हम लोग उसको diagnose कर रहे हैं, हम हर delay बच्चे का कैटास्ट्रोफाइज कर रहे हैं, एज इफ एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज सम प्रॉब्लम। हाँ, मतलब मेरे को यहीं से ही स्टार्ट करना है कि अगर बच्चा शांत बैठा होता है तो हम उसको एक अच्छा बच्चा लेबल कर देते हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा एनर्जी क्रिएट कर देता है तो उसे हाइपर एक्टिव बोल देते हैं। क्या बच्चे को ऐसे हाइपर एक्टिव लेबल करना ठीक है? सी माय या एंड हाइपर एक्टिव बच्चे, मतलब व्हाट इज हाइपर एक्टिव? See, hyperactivity is a concept that is very misunderstood. So जब हम hyperactivity की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये बच्चे के अंदर कुछ है, प्रॉब्लम है कि इतना hyperactive है। But let's understand our body first. हमारी बॉडी में ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी उसके हिसाब से एक्ट करती है, बहुत सारे न्यूरल कनेक्शंस हैं, हर पार्ट ऑफ द ब्रेन किसी ना किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड एक बच्चे को ऑफ एनी एज राइट नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रेगुलेटेड फील करना। एंड बच्चे में 16 साल तक आइडियली वो एबिलिटी, वो कैपेसिटी होती नहीं है कि वो खुद को रेगुलेट कर पाए, अप्रॉक्सीमेटली 10th के बोर्ड एग्जाम्स तक, राइट। तो वो क्या करता है या क्यों ऐसा बनाया है नेचर ने, इज़ बिकॉज पेरेंट्स उस रेगुलेशन को लेंड करते हैं, बच्चा बोरो करता है। तो पहली चीज़ तो हमको ये समझनी पड़ेगी कि हाइपर एक्टिविटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, हाइपर एक्टिविटी इज़ अ बिहेवियर एंड इट्स अ symptom that gives you a message. What is that message? What is the symptom about? That the child is struggling. Okay, that how is a child struggling? अब स्ट्रगल किन रीजन से हो सकता है? हाँ, पहले तो स्ट्रगल क्या होगा? That the child is not feeling safe, the child is not feeling secure, and the most seen symptom would be कि बच्चे को लग रहा है that I'm not loved, I am not wanted. एंड ये छोटे से छोटे 2 से 3 साल के बच्चे में भी होता है, ये उस बच्चे में भी है जो 18 ईयर्स का है और उसका सिबलिंग उससे 4 साल छोटा है या 3 साल छोटा है। सो हम कहीं ना कहीं अगर बच्चों को समझने का ट्राई करेंगे तो वी नीड टू सी दैट वट एवर दे आर डूइंग, what that behavior is not a problem, that behavior is a message, it's communication. So rather than asking कि इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, we need to ask कि रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ रही है, चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप में? Yes, child and parent relationship में. And in this case, I would certainly say that hyperactivity is different, attention deficit is different, ADHD is different, ODD is different. But अगर आप ये labels की बात करोगे तो as a psychologist, and as an educationist, I do not believe in labels. And it's something that is more of a rebellion these days. अगर वैसे भी यूनिवर्स की एनर्जी से भी बात करें तो अगर हम कुछ लेबल कर देते हैं तो एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक, वैसे भी नहीं करना चाहिए somehow morally हम किसी को। I'll ask you a question, Sonalika. If आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको बताता है कि ये प्रॉब्लम है आपकी, हाउ डज दैट हेल्प? इट हेल्प्स मी इन अ वे कि मेरे को उससे कैसे बचना है, कैसे उसको क्योर करना है, आई गेट अ पाथ, क्या अप्रोच होना चाहिए, राइट? बट इन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम लेबल करते हैं और हम उसका अप्रोच पे फोकस नहीं करते, हम लेबलिंग पे फोकस करते हैं. लाइक यू सेड, एक बच्चा जो छोटा बैठा हुआ है, जो मूव नहीं कर रहा है, यू नो, हु इज़ नॉट फिजिटी, वील से ओ it's a good child. ADHD, for an example, has 3 presentations. 1, the hyperactive type. And सबसे बड़ी बात ये है कि ADHD is not attention deficit. The name is misleading.
ADHD is the child not being able to distribute attention. So you'll see a lot of ADHD kids जो 5 मिनट या 4 मिनट अपना बैग तो सेट नहीं कर पा रहे हैं, but 8 hours वो एक लेगो पे लगा सकते हैं, लेगो पजल पे. And that tells us about attention, because there are two types of attention. One is directed attention and second is automatic attention. तो जो ऑटोमेटिक अटेंशन होती है वो होती है हम लोगों की इंटरेस्टिंग चीज़ों में, जो अपने आप इंटरेस्टेड फील करते हो, राइट. आप बट अगर आपको अपने टैक्सेस करने हैं, कपड़े आयरन करने हैं, आपको कुछ ऑर्गेनाइज करना है, दैट्स द बोरिंग स्टफ. वहाँ पर चाहिए होती है हमें डायरेक्टेड अटेंशन. एंड ये अटेंशन ADHD जिनको होता है बच्चों को, उनके लिए ये अटेंशन डिसरेगुलेटेड होती है. वो इसको फ्यूल नहीं दे पाते क्योंकि दिस इज़ वेरी हाई एनर्जी कंज्यूमिंग. तो ये ADHD क्यों होता है? What are the factors for it? Well, there are many factors, but to begin with, first we need to understand that it has a huge relationship with the genes. Okay. So कहीं ना कहीं आपको उस बच्चे में जेनेटिक डिस्पोजिशन दिखेगा, आपको उस फैमिली में किसी लेवल पे, वो पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एक पेरेंट है, आपको दिखेगा कि इट कुड बी एन अंकल. But genes are very, what do I say, very complex. So epigenetics जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि आप direct relation या correlation नहीं निकाल सकते. So what happens is those genes are present in the child. But when the environment triggers stress response, that stress response mostly makes the child ADHD. Okay. That means the responses inside the brain, the neurochemical, reactions, the nervous system. When we talk about a child, उसका nervous system इतना triggered and unsafe feel करता है, उसका brain में इतना कुछ होता है, different parts of the brain. तो जिस part, like there's prefrontal cortex and there's medial and lateral parts. I will not get into those details because I don't think ये jargons किसी को भी help करेंगे. But what then happens is वो stress response से बच्चे के brain में neurochemistry कुछ change होती है, और वो जो gene था already present. बच्चे को भी stress हो जाता है. Yes, and we'll talk about that. And वो जो stress response है वो उस gene को trigger करता है, and then we start seeing the behavioral issues. We'll see how the child is not being able to focus on basic tasks. But ADHD or anything else is a stress response. It doesn't happen in vacuum. There are neurodivergent issues. Of course, ADHD hai, right? Autism hai. The spectrum is there, and a lot of them are suffering. But it is all ultimately a stress response, whether in pregnancy or in genes, or when the child is born and the family dynamic is extremely stressful in whatever way, whether it is performance pressure, whether it is absence of parent, but some sort of a stress. So when we talk about hyperactivity, it's not just a word you can just throw around, and it's injustice to children. कि कोई बच्चा क्योंकि एक जगह बैठ नहीं रहा है और एक बच्चा आपका बैठ रहा है, तो आप कंपेयर करो और बोलो इसको तो ADHD है, एंड इस बच्चे दिस इज़ अ गुड चाइल्ड लाइक यू सेड. अदर देन वो कहीं से फोकस नहीं कर पाता, उसके अलावा और क्या क्या सिम्टम्स हैं जिनसे हम पहचान सकें एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट के ADHD से सफ़र कर रहे हैं? दैट्स अ लवली क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज आजकल हम लोग घर में ही ज़्यादा लेबल करने लग गए हैं, और हमें लगता है कि नहीं, हेल्प तो नहीं सीख करें बिकॉज हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, या हमारी पेरेंटिंग इज प्रेस्टीज के भी तो अगेंस्ट है. That I'm failing as a parent. There is social image that is attached to it. But what we are not understanding is that there is nothing more important than your child's mental health, your child's future health. And ये एक preventive step है, ये आपका failure नहीं है, but this is something that you're doing for your child's future. So एक बार को अपनी इमेज, अपना रेप्यूट, अपने लिमिटेशंस साइडलाइन करके आप अगर बच्चे को प्रायोरिटाइज करोगे, और आप, आई एम नॉट सेइंग दैट गो एंड टेक ट्रीटमेंट्स, आई एम जस्ट सेइंग दैट गो एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प, बिकॉज so many people walk into the sessions, Sonalika, thinking that their child has a problem, and ultimately there is no process we go through. There is just that session,
And I generally end up telling parents what they should do to fix their approaches, and they see a huge difference. I have so many mails from parents where they just thank me कि I wanted to come here. Yeah. ऐसे कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम एज अ पेरेंट कर लें ताकि बच्चा calm रहे, हैप्पी रहे? See, there are many things, right? Many things. But I would say मेरे लिए जो top priority होगी वो मैं चाहूँगी कि एक parent, मैं चाहूँगी या rather science, neurobiology, neuroscience, psychology, सब यही state करते हैं that it is to regulate yourself and heal yourself Okay. as a parent. हाँ, क्योंकि Most of the time. बच्चे आपका स्ट्रेस लेते हैं। लेते ही नहीं हैं। आप अगर बच्चे से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, you are giving them time, you are connecting with them, but on the inside you are highly stressed. There is neuroscience that has told us through many researches that stress is contagious and it leaks, and children are the quickest to pick it up. So जहाँ हमें लगता है छोटा बच्चा ही तो ऐसे क्या पता है, उसका नर्वस सिस्टम, उसका ब्रेन एडल्ट से ज़्यादा जल्दी स्ट्रेस पिक करता है। तो अगर एक पेरेंट रो नहीं रहा है उसके सामने बट वो अंदर से रो रहा है, द चाइल्ड नोज, एंड दैट टेल्स अस अबाउट हाउ मच वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स rather than fixing kids. That's something that I can state researchers on researchers which tell us the same thing. You regulate yourself, the child will borrow that calm and regulation, and the child will have least behavioral issues which we are seeing these days because children are extremely overstimulated. But coming back to hyperactivity, like you asked me, and ADHD. So ADHD की 3 presentations होती हैं. सबसे पहला जो हम देखते हैं, hyperactive, right, inattentive. इसमें हाइपर एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि अटेंशन नहीं मिलता है, राइट? अटेंशन मिलता नहीं है, नहीं, एज आई सेड, हम उनका ब्रेन स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से देयर इज अ फरारी, ओके, पर उसमें साइकिल के ब्रेक्स हैं. ओके, तो जब वो हाईवे पे जाएगी तो क्या होगा, राइट? बिकॉज हाईवे इज नॉट मेंट फॉर a Ferrari with cycle brakes. It is meant for either high speed cars or slow brakes, both. पर उनके लिए lanes हैं. So एक बच्चे का structural difference, ये neurodivergent issue है. ऐसा नहीं है कि ADHD बस कोई hyperactivity है तो इस बच्चे को ADHD है. सबसे बड़ी problem ये है कि educators, parents, trainers, society in general hyperactivity को ADHD label करते हैं. Hyperactivity is a trait, okay, and it is mostly a response. Like I said, it's a stress response. It's also lack of channelizing of energy. It's lack of free play, which we'll come to. we'll come. Extremely crucial. I think it's a necessity more than especially आज के era में जब. Yeah. But when it comes to hyperactivity, not all hyperactivity is ADHD. So I want to tell the parents that अगर आपका बच्चा is fidgety and jumpy and is not sitting in the class and is interrupting, so 2-3 उसके reasons हो सकते हैं. आपका बच्चा gifted हो सकता है, that means उसकी speed बहुत अच्छी है, और हमारे academic systems इतने rigid है कि वो ऐसे बच्चे के लिए prepared ही नहीं होते, तो teachers बहुत quickly label कर देते हैं. दूसरा, there is a possibility कि उस बच्चे की energy channelize नहीं हो रही है, and तीसरा कि वो घर पे हाईली स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में है, तो वो उस प्रोसेस में है जहाँ उसको नर्वस सिस्टम रेगुलेशन नहीं मिल रही है क्योंकि पेरेंट्स भी रेगुलेटेड नहीं है. सो व्हाट वी नीड टू सी इज पहले कि क्या इनमें से कुछ भी है. अगर इनमें से कुछ भी है, सो फर्स्ट टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स. आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स, ठीक है, 26 days, दिस इज न्यूरोसाइंटिफिकली साइकोलॉजिकली प्रूवन, 26 days आप पहले खुद को रेगुलेट करके बच्चे को रेगुलेट करिए, एंड कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट वी विल डिस्कस लेटर, आप कर सकते हो. अगर वो आपने किया और आप, लेट मी टेल यू ओनली थ्रू माई एक्सपीरियंस, स्टडीज़ तो अभी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ बिकॉज स्टडीज़ तो कम्प्लीटली कन्फर्म करते हैं, बट इन माई प्रैक्टिस एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट, there are so many parents who walked in thinking my child had a problem, but when they did all of those things, ये छोटे-छोटे I only received a mail or a call or just some feedback that
thank you so much, it worked, and I was thinking that my child has a problem. My child is a problem. So इतना easy है क्योंकि हम लोग को सिखाया ही हर चीज़ को narrow down करके blame करना है. So हम या तो किसी बीमारी को blame करना चाहते हैं, या हम बच्चे को blame करना चाहते हैं, या हम अपने lifestyle को blame करना चाहते हैं. हम responsibility नहीं लेना चाहते. So the first thing that everybody has to do is, as parents, see yourself. Take responsibility for yourself, because you're modeling how to live, right? It is not something to be proud of ki as an adult, it has been normalized that adulthood is about chronic stress, being all the time busy. This is not how human life should look like. And it is not something to be proud of. And if children are seeing this and they are going to become an adult one day, how do you expect your child to be successful, happy, confident, resilient when this is what you're modeling and this is what they're seeing? You are overscheduled, you're overextending, आपके पास टाइम नहीं है. आपने सुना होगा, सब लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. बट ये रश क्यों है? और मैंने क्यों बोला सबसे बड़ी करेंसी टाइम है? दिस इज द रीजन. सो कमिंग बैक, फर्स्ट इज द हाइपर एक्टिव टाइप, हाइपर एक्टिव इनअटेंटिव. ये बच्चा वो है जो क्लास में इधर से उधर जंप करता है, टीचर्स बोलते हैं नहीं बैठता, बस इधर उधर कूदता परेशान रहता करने वाला बच्चा है, एंड मोस्टली सीन एज अ बैड चेरी. ओके, दूसरा होता है इनअटेंटिव टाइप ओनली, एंड ये मोस्टली गर्ल्स में बहुत देखा जाता है बिकॉज ऑफ कल्चरल कंडीशनिंग ऑल्सो. And then girls are later in life diagnosed, mostly in their late 20s or postpartum. जबकि ऐसा कहा जाता है कि बॉयज ADHD ज़्यादा होते हैं. Boys ADHD ज़्यादा नहीं होते हैं. Boys का brain is, so there is a difference between the structure of a brain of a boy and a girl when you look at it. But and they're wired slightly differently. जैसे कि आप देखोगे कि emotional maturity जल्दी girls में आएगी comparatively, boys में slightly later. But this is not to say कि boys को ज़्यादा होता है, girls को ज़्यादा होता है. किसको ज़्यादा होता है? दोनों को होता है. The only, and especially in the Indian context, one of the only reasons why boys come into notice is because they have high energy levels. They need a lot of movement, and their nervous system, their brain regulates differently from girls, right? So हम कई बार सुनते हैं, आपने भी सुना होगा, girls तो corner में बैठ के खेल लेती हैं, and that is the reason why they fall in the second type of presentation, जो daydreaming presentation है, कि आप zoned out हो, spaced out हो, and ये कभी teacher या parent ज़्यादा notice भी नहीं करता क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो शांत बच्चा है, क्योंकि environment को disturb नहीं हो रहा तो yes, तो हमें inconvenience नहीं हो रहा है तो it's not a problem. awareness तो है ही नहीं. Yes, and it's very sad कि हम अपने convenience के basis पे label भी करते हैं और dislabel भी करते हैं और mislabel भी करते हैं. So second is this, and इसमें girls काफ़ी fall करते हैं, and in my practice, in my work, I have seen that most females who are diagnosed with anxiety, depressive disorders, ADHD are generally diagnosed either in their late 20s or mostly postpartum. तो उनके क्या symptoms होते हैं? Symptoms बहुत similar हैं. आप देखोगे कि depressive symptoms हैं, राइट. एक डिसोसिएशन है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो किसी चीज़ से एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं. आपने सुना भी होगा पोस्टपार्टम वी सी अ लॉट ऑफ वुमेन जो डिसोसिएट कर जाते हैं, बच्चे की तरफ भी उनका कोई लगाव नहीं आ रहा है. दैट इज़ नॉट समथिंग दैट दे आर डूइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स देयर नर्वस सिस्टम overloaded, cognitively overloaded. All their lives they were into self erasure because they were only living for others. So जनरली मतलब पोस्टपार्टम में हम इन-लॉज वाली फैमिली को कल्प्रिट मानते हैं, but that's how paternal family be involved. But support also matters a lot. काफी हद तक depressive disorders आप support and I'll tell you about a research. So this is one of the longest studies done, and it was proven after having done it on about 74,000 people that if, and these were dysregulated ones compared to regulated ones. There was another research done by Harvard, and this was done on the happiness quotient, and this is a 72-year long
The research took This is for the longest. 72 years. Yes. And क्या आउटपुट है? उसका आउटपुट ये था कि आपकी how like what is it that makes people happy, right? And how eventually they define happiness. So this started from about 8 years of age for some people and went to their 60s, 70s, 80s. Okay. And what was found was really, I'd say, stirring, because it wasn't about how much you earn, how successful you are, what work you do, but happiness was found in the relationships that people had, the quality of care they received in their childhood. And I'm sorry, it was not 8 years of age. It started at 2.5 years of age for children. Okay. Yeah. And इनके brain scans भी लिए गए time to time every 7 years. And उसमें एक difference पता लगा हर बच्चे का कि कैसे उस pruning होती है brain में. आपके बहुत सारे neural connections first 2 to 3 years में बनेंगे. फिर उसके बाद वो जो repetition होगा वो strengthen होते जाएंगे. And then in adolescence between 12 and 16 years of age वो pruning होती है कि जो चीज़ें important नहीं है क्योंकि brain पे इतना load नहीं डाल सकते हैं, right? So वो brain अपने आप उन चीज़ों को prune करता है. अब it was found कि happiness had a lot to do, in fact the most to do with one caring adult who was consistent, who was present, who was regulated. That means they were not perfect parents, they were just good enough parents कि गलती होगी, चिल्लाया, but repair किया. And then it was seen that in their 20s, they had the same support of their parents mostly, or their caregivers. And वो caregivers उनको हर sense में support कर रहे थे, but not doing things for them. Okay. Doing things with them and supporting them do those things. ये childhood से Adulthood about तक. हाँ adulthood तक सेम पैटर्न रहा कि उन्होंने चीज़ें बच्चों के लिए करी नहीं, उन्होंने उनको करना सिखाया, उनको एनेबल किया, उनको एम्पावर किया विद टूल्स. सो इसका एक मैं एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि जब हम बोलते हैं ओ टफन अप इस बच्चे को, इतना वर्ल्ड द वर्ल्ड इज सच अ क्रूअल एंड कोल्ड प्लेस, just make it as cruel at home as possible. It's like saying that okay, if my child was to go into the cruel world, let's say it's really cold outside, put him in cold, don't give him a blanket at home. It's as good as saying that, right? But our job is not to make the child go through those struggles. Our responsibility is to enable the child, empower the child with the tools to handle that cold, so that he can either make that blanket, find that blanket, or create that blanket. सच्ची बात है ना? तो अगर हमने वो नहीं किया और हमने बच्चे के लिए हर चीज़ करी जो इंडियन सिस्टम में बहुत ही, इंडियन पेरेंटिंग सिस्टम में तो इनग्रेन्ड है कि बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, और वही लव की डेफिनेशन. यस, एंड अब दैट दिस डायनामिक इज देयर कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो ऑल द मोर डिफिकल्ट बिकॉज पेरेंट्स में गिल्ट भी है, एंड वी सी वीकेंड गिल्ट ट्रिपिंग विच इज परमिसिव पेरेंटिंग कि आप 6 दिन या 5 दिन अवेलेबल नहीं है, पर वो 1 या 2 दिन में आपने सब कुछ दे दिया. सबसे फैंसीफुल चीजें देते हैं, सबसे फैंसीफुल एंड मोस्टली मटीरियलिस्टिकली, क्योंकि आपके पास इमोशनल बैंडविड्थ नहीं है. जस्ट आपको गुड पेरेंटिंग करनी है तो गुड पेरेंटिंग के नाम पे आप मटीरियल लव और अफेक्शन तो दे नहीं पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, जितना फैंसी स्टफ है वो उनको प्रोवाइड करो. So I'd like to replace the word love, because I feel every parent mostly loves their kid unless it's an absolute neglectful parent. जिनके खुद के ही ट्रॉमास इतने बड़े हैं कि वो अपने उसके बियॉन्ड नहीं देख पाते, और हम लोग अबैंडनमेंट इश्यूज देखते हैं, कितना कुछ देखते हैं, बट मोस्टली दे लैक टाइम, अवेयरनेस एंड रेगुलेशन, जो वो बच्चों को नहीं दे पाते. और फिर उनको लगता है क्योंकि पेरेंट्स ही इतने स्ट्रेस्ड हैं, ओवरली स्ट्रेस्ड है, सो दैट रियली एड्स टू द so to speak this decline in health of children and parents, that is adults. क्योंकि वो सोमैटिकली भी दिख रहा है, बॉडी में दिख रहा है, आपको पता लगता है कि हाँ हाइपरटेंशन इतनी जल्दी हो रहा है, डायबिटीज इतनी जल्दी हो रहा है. बट इफ यू लुक एट न्यूरोबायोलॉजी, you will see that everything actually is our brain and our nervous system. It releases everything based on what you experience. First 3 years में सबसे ज़्यादा आपके interactions और आपके experiences आपको सिखाते हैं. And so हमारा focus
आज के लाइफस्टाइल में हर उस चीज़ पे है जो अनकंट्रोलेबल है, जो शैलो है, जो एक्चुअली कोई खास मीनिंग हमारी लाइफ में ऐड नहीं करता, और जो चीज़ें एक्चुअली मैटर करती हैं उन चीज़ों पे लीस्ट फोकस है, बिकॉज हम लोग अपनी एबिलिटी टू बी अवेयर, एबिलिटी टू एक्सप्लोर, एबिलिटी टू पॉज, एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट, एबिलिटी टू लर्न, we are losing it very quickly thanks to AI, all the more quickly. Right. But coming back to what we were discussing, so the second one is daydreaming type, spaced out, zoned out type, inattentive, and mostly girls mein dekha jata hai, and they are diagnosed way later in life. Then the third type is combination, where you see the chaos, you see them being jittery and fidgety and jumpy, but at the same time they are also daydreamers. Okay. Now what happens is, इसमें एक बहुत बड़ा कैच ये है इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे कि एज कट ऑफ है, बट वो मोस्टली हर जगह सेम फॉलो नहीं हो रहा है एज Schools में. स्कूल्स के लिए. ओके. एंड एक क्लास पे आपको सपोज देयर इज अ नर्सरी क्लास, राइट? नर्सरी में आपको 2, 2.5, 3, 3.5, 4 साल तक के बच्चे मिलेंगे. आपको LKG में 2 to 3 years, mostly 2 years तो कहीं नहीं गया. And what we don't really understand is कि आप, like one of my directors used to say, and I used to love what he said, कि एक बाल्टी अगर 10 लीटर की है तो उसमें 20 लीटर पानी नहीं भर सकते. What are we rushing about? What are we rushing about that the children should? क्यों है? And what are you doing to the brain that is not yet developed to cope in that environment, right? And while that child is trying to cope some way, like सोचिए कि एक 3.5 साल का बच्चा भी उसी क्लास में है, एक 2.5 साल का बच्चा भी उसी क्लास में है. अब 2.5 से 3 साल के माइलस्टोन्स बहुत अलग है. टीचर या पेरेंट एक 2.5 और 3.5 साल को कंपेयर कर रहा है, एंड किसी को ADHD बोल रहा है, किसी को ODD बोल रहा है, राइट? किसी को ऑपोजिशनल डिफाइंस डिसऑर्डर, जो मुझे लगता है डिसऑर्डर है ही नहीं, इट्स एक्चुअली अ रिलेशनशिप इशू मोर देन एनीथिंग एल्स. हाउ मच ऑफ एन इनजस्टिस दिस इज टू किड्स, that because we are in a rush, because we have a life that is overscheduled, overextended, and completely swamped, and we are so stressed that children come last, their mental health comes last. And ये इतना, हाँ, जब तक बिल्कुल खराब हो चुका होता है तब हम सोचते हैं, उससे पहले तो हम क्योंकि सोचते ही नहीं. इतना रोबोटिकली एंड मैकेनिकली हो रहा है, आपको लगता है नहीं बच्चे को 2-2.5 साल पे स्कूल भेज दो, इट्स गुड फॉर देयर ब्रेन, जल्दी जाए, हाँ जल्दी जाए, हम जॉब ज्वाइन करें. And I understand where this comes from, and particularly in mothers and fathers, because their life already is so stressful. So यहाँ पर मुझे ये लगता है that more than understanding what ADHD is, what hyperactivity is, I can certainly tell you आपको क्या कब professional help seek करनी चाहिए, but more than that, it is acutely important, it's a necessity that we first regulate ourselves. Dysregulated adults cannot raise regulated, successful future adults. अभी आपने मेंशन करा कि फर्स्ट थिंग जो पेरेंट को करना चाहिए इज टू रेगुलेट देमसेल्फ. और हम हमेशा से सुनते आए हैं एक हैप्पी मदर एक हैप्पी चाइल्ड रेज करती है, तो समहाउ ये रियलिस्टिकली ठीक हुआ. Absolutely. इसके अलावा कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घर पे चेंजेस करके और काम कर सकते हैं? Well, there are many things actually. Let's look at the ones that are relatable to everybody. But before that, I want to say that, before doing anything, आप बस ये question खुद से पूछो as a parent, and I want every parent to ask themselves कि क्या, like whatever my approach towards my child is, whatever I'm seeing, whatever I'm doing with and for my child, is it because my intention is to make the child confident, happy, resilient, successful? Or is it because I'm responding and reacting to my own triggers, my own wounds, my own, desires that were unfulfilled? Because a lot of times parents are actually projecting their own wounds, triggers, and those projections do more harm than you can imagine, because it plays with the brain architecture.
it actually causes things like anxiety and depressive disorders, which are not genetic. It is only because the child feels so stressed by the things that you want him to do that he or she is completely involved in self erasure. उसको पता ही नहीं है और वो कर ही नहीं पा रहा है, और बच्चे के पास वर्ड्स नहीं होते, लैंग्वेज नहीं होती, तो उस लैंग्वेज के लैक की वजह से आपको वो बिहेवियर में दिखना स्टार्ट होता है, right? So what their mouth cannot express, their body starts expressing. Sometimes even somatically. इन बच्चों को बिना किसी medical cause के बहुत stomach aches, headaches, they'll complain of things जिसका आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्यों कर रहे हैं. और कई बार तो I've seen that parents think कि ये तो excuse ही बना रहा है पक्का. Sometimes that is also the case. जब school refusal है या बच्चा school environment से comfortable नहीं है, yes, then they start doing that. And because children don't know better, right? They don't know how to manipulate. What they do is they are just protecting themselves because you are not being able to protect them. So we need to ask ourselves, how are we reacting? How are we responding? Maybe just pausing before that reaction. मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप counting करो, आप ये करो, आप वो करो. No, I'm just going to ask you to pause and maybe come back to the situation rather than looking at a child or at an adolescent from an adult lens, जो हमारा lens है, right? आप उनके age के lens से उनको देखो. That changes the whole dynamic, Sonalika. Children feel understood, they feel secure, they feel safe, they feel that I'm ready to take initiatives, I'm self-driven. So बहुत पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ये जो बच्चे हैं जो सेल्फ ड्रिवन होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, मैम कैसे होते हैं? एंड आई ऑलवेज टेल देम दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ पेरेंटिंग. और उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बट येस, आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स टू पॉज, रिफ्लेक्ट and regulate themselves. And if there's one thing you can do, that should be to catch good in the child. We are mostly so hyper focused on what is not right with my child, what is not going right with my child, and thanks to social media, social media is constantly telling you एक wrong move, आपने एक चीज़ करी, अगर आप perfectionist नहीं हो तो आप अच्छे parent नहीं हो, and all these messages are ruining your parenting. Children do not need perfect parents. They need present parents. Parenting तो relation कम, performance ज़्यादा हो गई. Absolutely. And modern parenting का सबसे बड़ा disappointing aspect ये है that we are not focusing on the relationship. We are focusing on the outcome. We are not relationship driven. We are fear driven. One wrong move and something will go wrong, and like I said, social media also confirms it, right? True. And although we all know intellectually, but today I want everybody to ask themselves कि जब आपने एक वीडियो देखा और आपने engage करा उसके साथ, suppose उस वीडियो ने बोला कि ADHD वाले बच्चे या adults ऐसा करते हैं, वो organize नहीं कर पाते, या वो बहुत jumpy होते हैं, whatever the list of symptoms, right? And you're like, yeah, that's me. Yeah, that's my child. And आपने उसे like किया. Now what happens? The algorithm confirms that bias. The algorithm is not a professional. It has not done a comprehensive assessment. Content matching होगा and same content. This algorithm and social media, I always call social media third parent. In every room, apart from those two parents, there's a third parent, that is social media. And parents are really working and changing their approach based on it. Third के बाद fourth parent भी होता है, दोनों parent के हाथ में एक मोबाइल होता है. Yeah, of course. Social media use तो उन्हीं के through कर रहे हैं. So that is the third parent, isn't it? True. If there's one thing, like I was saying, that you can do. So one is to do everything for yourself and see how that has an effect on the child. But more importantly, catch the good in the child. We are so hyper focused on क्या सही नहीं है मेरे बच्चे के साथ, and ये parental anxiety is excellent for marketing. आप फ्लैश कार्ड्स कराओ वरना बच्चे का IQ अच्छा नहीं होगा, आप इतनी क्लासेस के लिए भेजो वरना आपका बच्चा
ऑलराउंडर नहीं होगा. ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन कराओ, एक्टिविटीज कराओ. जापान में देखो क्या होता है, सिंगापुर में क्या होता है. करते हैं बस. और बट माय क्वेश्चन इज, आप ये सब करा के जो आप सोच रहे हो उससे होता है, अगर वो बच्चे के पास है but he is not happy and fulfilled, are you going to be a happy parent? I doubt. चलो, आई वांट टू आस्क द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस. अब डायग्नोज कैसे करें कि क्या क्या सिम्टम्स हैं और कब प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, rather than जस्ट रेगुलेटिंग आवरसेल्फ और खुद में चेंजेस करने के अलावा कब लगेगा? So see, I don't mean to say that it is just about parents. First of all, I want to just throw a little light on that. कि of course parents को अपने ऊपर इसलिए work करना है because children are a reflection of parenting, right? Children are dependent, they are helpless in their initial years. So that is the reason why we are asking parents to work on themselves, and that has shown a tremendous improvement in both parent and child, as well as the parent-child relationship. And this is science and experiments and experience that I'm talking through. Yeah. But apart from that, ऐसा नहीं है कि ये issues exist नहीं करते, ये reality में करते हैं. And इन issues को address करने के लिए आप सिर्फ घर पे बैठ के बच्चे के कुछ symptoms देख के ये नहीं बोल सकते उसे क्या है, right? So we need to resist that. But what we can do is that we observe the behavior, and we ask the question, why this behavior? Not bad behavior, good behavior, nahi hona chahiye, not your opinions. Observe and ask why, the root cause of that behavior. If you think कि अभी ऐसा कुछ हुआ है, जैसे कि एक जब new sibling आता है, तो you will see a huge emotional spike in the elder child, right? And mothers especially, they struggle a lot. And जितना difference होगा age का, उतना ज़्यादा struggle होगा mostly. But you observe, you ask this question, and if there is an answer that there has been a recent loss, there's been grief, there has been conflict in the marriage or in the family, there is something going on in the family dynamic, तो आपको certainly तब भी help seek करनी चाहिए, because कई बार आप navigate नहीं कर पाते, and you must have heard the term trauma, right? So trauma is not something that happens to you. Trauma is a prolonged period of stress. हाँ, वो imprint हो जाता है, वो fear imprint हो जाता है. Prolonged period of stress where the child, and I'm referring to childhood trauma at this point, where the child has had to go through that period without support, without an adult support, और वो buffer नहीं मिलता, तब वो trauma होता है. And वो एक छोटी चीज़ से भी हो सकता है, वो एक बड़ी चीज़ से भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी चीज़ों से ही trauma होता है. But it is not what happens to you. It is what happens inside of you without support, without feeling safe, that leaves that mark on your nervous system, on your brain, and you feel anxious, you feel depressed, you feel like you cannot trust the world, you also feel like, the world is a cruel place, and that you are not good enough. There are self-critical voices, but वो सब तब होते हैं जब ये बचपन में कुछ ट्रॉमेटिक रहा है, कुछ ऐसा prolonged period of stress रहा है, जो we'll come to stress also. वो stress में बच्चे के पास वो security, वो attachment, वो reassurance नहीं थी, because एक child के system को सिर्फ इतना ही चाहिए. ठीक बात है. Right? Now coming to stress. See, stress is of three kinds. One is positive stress. स्कूल में एग्जाम्स होते हैं तभी बच्चे पढ़ते हैं, ओके. पर अगर आप सिर्फ इवैल्यूएट करने के लिए बच्चे को पढ़ाओगे और बच्चा पढ़ेगा, तो यू विल सी कि उसका कोई खास आपके पास लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो कुछ चीज़ें हमें, अब जब हमें मसल बनाना होता है, देयर इज वेयर एंड टियर दैट हैपेंस, तभी आप मसल बनाते हो ना, तो वो इट वर्क्स एंड इट ग्रोज. So that is positive stress. Your body, your mind, your brain, they need it. Second is tolerable stress. Something traumatic happens. There is a major stress in the, so to speak, system. That is family system, personal system, marriage, whatever it is. And it is tolerable because of the presence of support. Okay. Then there is toxic chronic stress. Long period of stress, no support, no understanding,
no attachment figure, you not feeling safe, and you live with that stress for a long period. Now that chronic stress turns into trauma, as well as your body and mind remembering that as an experience and then functioning through that lens of experience. Okay. So अब आप पूछोगे कि स्ट्रेस तो तीन अलग अलग टाइप के होते हैं? नहीं, मोस्टली सेम जो ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है या टॉक्सिक स्ट्रेस है वो टॉलरेबल हो सकता है विद सपोर्ट, with the right support. And that is why seeking help these days is very important, because everybody is living in isolation. आप जब अकेले हो, मैं बच्चों की तो बात बाद में करूंगी, but even parents, they are living in such isolation. आप रूम में ही हस्बैंड वाइफ को देखोगे तो वो दोनों अपने फोन पे हैं, कनेक्टेड नहीं है. right? So that lack of connection is detrimental to even adults, let alone children. Isn't it? इनिशियली आपने मेंशन करा था कि a healthy child can be raised with single support system. ठीक है. I want to ask on single parenting. सिंगल पेरेंटिंग को अभी तक हम उस लेंस से देखते थे जहाँ पे स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे को इमोशनली और फिजिकली अच्छे से रेज करना होता है. बट सिंगल पेरेंटिंग में पेरेंट और चाइल्ड पे क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं? सी इम्पैक्ट आई थिंक इज समथिंग जो हम सब देखते भी हैं कि आपको बच्चे की पर्सनालिटी पे भी दिखेगा. मदर या फादर जो भी प्राइमरी केयर गिवर है, उनकी लाइफ पे और उनकी पर्सनालिटी पे भी आपको वो डिफरेंसेस दिखेंगे और वो इम्पैक्ट दिखेगा. बट रिसर्च सेज समथिंग दैट इज अगेंस्ट व्हाट वी नो. यही मेरे को जान के थोड़ा हैरानी हुई. So research says that if there is a single parent, but the attachment relationship between the child and the parent is of that of security, that means that they have a very healthy relationship, and the parent does not talk about the other parent in negative light, the child turns out to be as healthy as the parent, as the child with two parents. Okay. But the reality of this is that there is a lot of cognitive load in parenting. And there is a reason why the dynamic of two parents has always worked. This dynamic of two parents has worked because there are different kinds of responsibilities. और वो जो लोड है वो हम एक दूसरे को डेलीगेट कर पाते हैं. तो नर्चरिंग का काम मदर्स मोस्टली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में भी. However, now fathers are very involved, and involved fathers are raising even a more secure and a more resilient generation of kids. They are overall very different from the kind of generation that we were raised in, where the parents were parents, but fathers were not really involved. Yeah, or involved only to the superficial level. So now, neurologically also, नर्चरिंग, चाहे अडॉप्टेड पेरेंट्स हैं, चाहे फादर है, चाहे बायोलॉजिकल मदर फादर हैं, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो भी एक इंसान, वैसे तो दो हों तो बहुत अच्छा है, बट फॉर अ ह्यूमन ब्रेन टू फील रेगुलेटेड, एंड एज पर स्टडीज एंड रिसर्च, यस, it is completely proven that if the child has one consistent, regulated, present parent, not a perfect parent, I'm saying again and again, you will make mistakes, you will lose your cool, you will yell at the child at some point. It doesn't matter. We all are supposed to do that because no close relationship is possible without conflict, right? But you were there. You were there, and you always come back and reassure the child. You repair that rupture. I call it rupture and repair. There will be ruptures, there is no doubt. Marriage में भी होते हैं, बच्चों के साथ भी होते हैं, parents के साथ भी होते हैं. But जब आप उसको dissociate नहीं करते, आप उसको invalidate नहीं करते, आप जब गलत होते हो, suppose as a parent you yell on your child. It is not about the fact that you should never yell on your child. It will happen sometimes. But you coming back and telling the child, I yelled at that particular point, and I shouldn't have. That was not right. It was not because of you. It was because I was frustrated because of my work, for an example. This doesn't just tell the child that, there is something called acknowledgement and reassurance and repair. This also gives the message to the child that this relationship is safe. Okay. That we'll go through conflicts, but it is still safe. That
आई एम लव्ड, हाँ, that it was not my हाँ, उनको fault. सिक्योरिटी रहती है कि Yeah. आई एम इन अ सेफ हैंड। Yeah, and that changes the whole perspective. आप perfect parenting मत करो, आप perfect parenting को दिमाग में ही मत रखो, because that's an impossible thing to do. That doesn't even exist. And हाँ, अगर somehow आप कभी तो अपने आप को लूज करोगे ना। और करना चाहिए, because you're a human, and if your child doesn't see you losing yourself and then repairing, how will he or she learn? That's also a point. आप चाहते हो आपका बच्चा कुछ लर्न करे, तो पहले आपको मॉडल करना पड़ेगा, यहीं सही से वो बात है। बच्चे लर्न करते हैं। ठीक बात है। तो प्रैक्टिकली एक सिंगल पेरेंट अपना चाइल्ड वैसे ही रेस कर पाएगा जैसे एक जॉइंटली एक कपल रेस करता है। Absolutely. See, if we get into details, it's a very long topic, and I think I mentioned this earlier also. What we need to understand is that single parenting is very complex. Complex because जब दो parents होते हैं, I have a very simple question from you. You have kids, right? And you're two parents, and then you have extended family. इतने support के बाद भी आप कितना overwhelmed feel करते हो? हाँ, हर समय। So for a single person to go through that is not easy. For a single person to be the parent and fulfill both roles is not easy. But the agenda is not to fulfill both roles. The agenda will be to find your own community and support. It could be your parents, it could be friends, it could be family. I have so many people that I know professionally as well as personally who are doing a great job of raising the child single-handedly, but with support. But the ones who also, in this dynamic, it is acutely important that you are in a good mental space and that you make the child a part of your journey. Not try to showcase yourself as a perfect parent and किसी की कमी ना feel हो, but बच्चा भी आपके साथ वो journey we should live through, right? वो जब जिएगा उस journey को आपके साथ, तो वो सारे lessons सीखेगा जो otherwise आप चाहोगे कि किसी क्लास में सिखाए जाए। ठीक बात है। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वैल्यूएबल इंसाइट। आज हमने जाना हाइपर एक्टिविटी कोई टैबू नहीं है, ADHD कोई टैबू नहीं है, हमें इसको कैसे क्योर करना है और एक बेटर इंसान और बेटर पेरेंट बन के कैसे आना है। Thank you for listening so patiently, and I hope I was able to answer a few questions, if not many. And I hope it also brought a bit of relief for the parents, because not all hyperactivity is ADHD. Not, a perfect environment is going to bring what you think you want for your child. Materialism, that is a lot of toys and a lot of choices and a lot of overstimulating experiences. That is certainly not going to bring what you want for your child. What is going to do that for your child is you. So when people say environment, I always say environment is a person. Environment is not a room, not a thing. You create your energies, you create your environment. And you can see the healthiest and most self-driven children in settings that are overly compromised, provided that they had that support, that they had that sense of belonging and love and value. And it certainly makes us come to a point where we should ask ourselves, what do we want for our children? Because हर parent की priority अलग है, और parents को अपने खुद से ये तो पूछना ही पड़ेगा कि आपको आपके बच्चे के लिए actually क्या चाहिए, independent of आपके क्या desires हैं। ठीक बात है। So क्योंकि academic pressure or putting them into such a heavy schedule of classes, आप देखोगे या तो ये mostly convenience driven है या fear driven है या Overstimulated है। या it is just that the parent doesn't know what to do. अगर ये आपको एपिसोड किसी भी तरह हेल्प करा, देन प्लीज लाइक अस, गिव योर वैल्यूएबल कमेंट एंड इसको शेयर करो जो आपको लगता है इसकी ज़रूरत है, जिस भी पर्सन को, आपके नियर एंड डियर वन को। एंड इफ यू वांट टू सीक एनी हेल्प, प्लीज़ कमेंट बिलो। मैं मैम का ईमेल आईडी शेयर करूँगी, देन शी कैन गाइड यू इन अ वे कि आपको कहाँ से कौन सी हेल्प नेविगेट हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।